नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय कुमार और स्वागत है आप सभी का इस YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यूपी पुलिस की 25,000 वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। इसलिए आज से हम जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों, गारंटी आप जीएस के पूरे मार्क्स लाओगे जीएस में, है ना। इस वीडियो में दोस्तों हम एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत में सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों है, भारत क्यों पड़ा, या हमारे देश को भारत ही क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही सिंपल रीज़न है, जो हमारे महाकाव्यों तथा पुराणों में, हमारे देश महाकाव्य पुराणों में हमारे भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो हमारे महाकाव्य पुराणों हैं, जिसमें हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इसका नाम, जिसे भारतवर्ष को बोलते थे भारत का देश, क्या बोलते थे, भारत का देश। इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारत को इंडिया फिर किसने कहा, भारत को हम इंडिया कहते हैं, ये चीज़ किसने कहा। तो दोस्तों, भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा। जो यूरोपियन थे, जो भारत में गमन करने के लिए आए थे, यूनानियों, उन्होंने भारत को इंडिया कहा था, है ना। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान या हिंद का देश, है ना दोस्तों, हिंद का देश या हिंदुस्तान कहा था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। जो हमारे प्राचीन भारत हैं, उसके बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है, हमारे देश के बारे में। सबसे पहले दोस्ती बात आती है धर्म ग्रंथ, जो हमारे वेद पुराण, जो हमारे भारत देश के धर्म ग्रंथ हैं, वहाँ से भारत के बारे में पता पड़ता है। और दूसरी सेकंड नंबर आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना। तीसरा पॉइंट आता है विदेशियों का विवरण। जो विदेशी लोग थे, जो भारत घूमने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में लिखा। और चौथा पॉइंट आता है पुरातत्व साक्ष्य, जिसमें दोस्तों भारत के बारे में बात मालूम पड़ती है। तो पुरातत्व में दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता हुई, हड़प्पा सभ्यता, जहाँ से भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है ना। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत का कौन है, वेद है। और जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जीएस केवल यूपी पुलिस के लिए तो है ही है, और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाएगी। और जो नोट्स हैं दोस्तों, आप इनको ज़रूर बना के तैयार रख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो जिसके वेद के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है वेद। अब वेद होता है वेद, सबसे पहले जाएंगे वेद हमारे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। नंबर 1 आता है हमारा ऋग्वेद, नंबर 2 आता है यजुर्वेद, नंबर 3 आता है सामवेद, नंबर 4 आता है अथर्ववेद, ठीक है। और दोस्तों, बात की जाए सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। एग्जाम में पूछे सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा, ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है ना दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद क्या होते हैं, ऋचाओं के ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। जो ऋचाएँ होती हैं, श्लोक, जो संस्कृत के श्लोक होते हैं, उनके ज्ञान को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएँ हैं, ठीक है। और जिन रचनाओं को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, है ना दोस्तों। होत्र नहीं है, होत्र है जी, नीचे आधा रा बन रहा है, ठीक है, टाइपिंग प्रॉब्लम है। तो ऋचाओं के ज्ञान पढ़ने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, होत्र कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात जान ली आपने। अब बात करते हैं मंडल की।
ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं हमारे, जिसमें से तीसरे मंडल में सूर्य देवता का सावित्री गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में, किनके द्वारा रचित? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये बात आपने जान ली। अब बात करते हैं 8वें मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? खेल कहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 10वें मंडल की। ऋग्वेद के 10 मंडल चार लोगों का जिसमें वर्णन है, जिसके अनुसार ब्राह्मण हैं जो कि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय हैं जो कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए हैं, और वैसे हैं जो कि ब्रह्मा जी की जांघों से निर्मित हैं, और शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से। यह बात के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है। अब बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं वामन अवतार। दोस्तों वामन अवतार के 3 पगों का स्रोत कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ऋग्वेद के वामन अवतार के 3 पगों का स्रोत किस वेद से मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद से मिलता है ना। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए, अग्नि देवता हैं, इंद्र देवता के लिए 250, अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों बहुत ही मेन पॉइंट हैं जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आप इनके नोट्स को तैयार कर लेना, या मैं PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है, अब सेकंड वेद आता है हमारा यजुर्वेद। ऋग्वेद तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं यजुर्वेद। अब दोस्तों यजुर्वेद क्या होते हैं कि जो मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। दोस्तों जो बलि और मंत्रों का यूज होता है ना, उनके अनुपालन को हम यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, अब इनके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? पहली बात तो यजुर्वेद क्या होता है? मंत्र तथा बलि के अनुपालन के नियमों को यजुर्वेद कहते हैं। इनके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछेगा एग्जाम में कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्वयु कहा जाता है ना। और दोस्तों एक और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यह वेद गद्य और पद्य दोनों में स्थित है ना दोस्तों। गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है सामवेद। अब बात करते हैं सामवेद। सामवेद क्या होता है? गाए जाने वाली ऋचाओं के संकलन को हम सामवेद कहते हैं। ठीक है, गाई जाने वाली ऋचाओं के संकलन को हम सामवेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। ठीक है, उदात्त कहा जाता है इसके पाठकर्ताओं को। थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लेना आप इसे। ठीक है, और सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें सामवेद में, भारतीय संगीत का जनक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपी पुलिस में, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? तो क्या जवाब होगा हमारा? सामवेद को, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अथर्ववेद। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही आता है कि सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद हमारा। यह वेद किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि। ठीक है, जो हमारे अथर्वा ऋषि हैं उनके द्वारा यह वेद रचित है। दोस्तों इस वेद की खासियत यह है, इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आशीर्वाद, विवाह, प्रेम आदि के विषय में मंत्र तथा मनुष्यों के विचारों का वर्णन होता है। ठीक है, और दोस्तों एक और पॉइंट की बात है, अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तुम्हारा राइट जवाब क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पुराण। ठीक है, सबसे पुराण में सबसे पहली बात आती है इसके रचयिता कौन है?
दोस्तों पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिनमें से 5 मर्त्य वायु विष्णु ब्राह्मण, मर्त्य वायु विष्णु ब्राह्मण और भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात जान ली आपने। इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से ये 5 वंशावली पाई जाती हैं। ठीक है, अब पुराण में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है। पुराण में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है, हमारे जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है ना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता। ठीक है, मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, नारद स्मृति। नारद स्मृति का उल्लेख किस युग से मिलता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? गुप्त युग। नारद स्मृति है जिनका उल्लेख गुप्त युग से मिलता है। स्मृत, और नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा ग्रंथ माना गया हमारा? मनुस्मृति ग्रंथ। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जातक कथा। जातक कथा का जातक कथा में किसका उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है जातक कथा में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? ठीक है, आपको क्वेश्चन दे बोलेगा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा हमारा कथा वस्तु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म का इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से जैन धर्म का इतिहास प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? कल्पसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अर्थशास्त्र। ये तो आपको सभी को पता हुआ कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य। ठीक है, हमारे जो अर्थशास्त्र हैं उनके लेखक कौन हैं? चाणक्य हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किन किन के द्वारा रचित है? आंसर हमारा होगा कल्हड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी, और जिसका संबंध किससे? कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित है, जिनका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, चचनामा। चचनामा पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अली अहमद, है ना दोस्तों। जो हमारी चचनामा पुस्तक है वो किनके द्वारा रचित है? अली अहमद द्वारा रचित है। और नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किनके द्वारा, अष्टाध्यायी पुस्तक किनके द्वारा रचित है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? पाणिनि द्वारा रचित है ना दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, कात्यायन की गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है ना दोस्तों। किस प्रकार पूछेगा? भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? गार्गी संहिता, कात्यायन की गार्गी संहिता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी डालूंगा मैं, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस के लिए दोस्तों कंप्लीट जीएस, मैथ और रीजनिंग की वीडियो हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपको मिलती रहेगी।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।